लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में डेटा पोटेंशियल की बात की जा रही है। तो पहले देखते हैं डेटा पोटेंशियल होता क्या है। तो जैसे सरफेस केमिस्ट्री में हमने कोयाइड्स के बारे में पढ़ा कि कोयाइड्स को बनाने का एक तरीका है कि हम उसके पीपीटी में कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देते हैं। जैसे फॉर द केस एजीआई जो है, एजीआई में अगर हम के आई ऐड करें तो एजीआई आई माइनस को अपने सरफेस पे एड्जॉर्ब कर लेता है। इसके सरफेस पे आई माइनस एड्जॉर्ब हो गया। इसके सरफेस पे जो आई माइनस एब्जॉर्ब हुआ है इसको कहते हैं फिक्स्ड एयर। अब इस नेगेटिवली चार्ज एयर को पॉजिटिवली चार्ज आयन सराउंड करेंगे। इस नेगेटिवली चार्ज एयर को कौन से आयन, तो पॉजिटिवली चार्ज आयन सराउंड करेगा। तो यानी यहाँ पे के प्लस, इसको पॉजिटिवली चार्ज के प्लस की एयर इसको सराउंड करेगी और इन दोनों एयर्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है, इन दोनों एयर्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एयर्स के बीच में, ये फिक्स एयर है और ये डिफ्यूज्ड एयर है। तो इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है, इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहते हैं जेटा पोटेंशियल। ठीक है। अब देखो, जितना ज़्यादा डेटा पोटेंशियल होगा, मतलब इन दोनों एयर्स के बीच में जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसका मतलब है चार्ज एक्यूमुलेशन उतना ज़्यादा हो रहा है। और चार्ज एक्यूमुलेशन जितना ज़्यादा होगा तो इस कोलाइडल पार्टिकल और इसके मीडियम में उतना ही ज़्यादा अट्रैक्शन स्टैब्लिश होगा। ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट कि हाई वैल्यू ऑफ डेटा पोटेंशियल इंडिकेट हाई डिग्री ऑफ रिपल्सन बिटवीन कोलाइडल पार्टिकल्स इज रॉन्ग। इट इंडिकेट्स हाई डिग्री ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कोलाइडल पार्टिकल्स एंड मीडियम। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट है हाई डिग्री ऑफ रिपल्सन बिटवीन कोलाइडल पार्टिकल्स। तो अगर एजीआई के ऊपर चार्ज एक्यूमुलेशन ज़्यादा होता है तो दो एजीआई के पार्टिकल जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज एब्जॉर्ब हुआ है, तो ये पार्टिकल्स आपस में ज़्यादा रिपेल करेंगे, हाँ ना। तो ये जो एजीआई का जो पार्टिकल है वो दूसरे एजीआई के पार्टिकल को ज़्यादा रिपेल करेगा। सो इस कोलाइडल पार्टिकल की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो ये हाई डिग्री ऑफ रिपल्सन अमॉन्ग कोलाइडल पार्टिकल्स, ये स्टेटमेंट सही है। ईजी के कोरिलेशन नहीं, जब पार्टिकल्स आपस में ज़्यादा रिपेल करेंगे तो उनको कोरिलेट करना डिफिकल्ट होगा और इलेक्ट्रिकली अनस्टेबल कोलाइड नहीं होगा, ये इलेक्ट्रिकली स्टेबल कंपाउंड होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, जेटा पोटेंशियल कब जीरो की तरफ अप्रोच करता है। तो ये फैक्ट है कि जब हम आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट पे पहुंचते हैं तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट पे कोरिलेशन स्टार्ट हो जाता है एंड आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट पे हम कह सकते हैं कि जेटा पोटेंशियल बिकम जीरो। ठीक है। और कोलाइडल पार्टिकल्स का कोरिलेशन स्टार्ट हो जाता है, कोलाइडल पार्टिकल डू नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कॉम्प्रिहेंशन 4, क्वेश्चन नंबर 31। कॉम्प्रिहेंशन 4 में एक स्पेशल क्लास ऑफ मिनरल्स की बात की जा रही है जिनको स्पाइनल्स कहते हैं। स्पाइनल्स का जनरल फॉर्मूला AB2O4 टाइप होता है और स्पाइनल्स में +2 आयन +3 आयन प्रेजेंट होते हैं। ये ऑक्टाहेड्रोइड एंड टेट्राहेड्रोइड में ऑक्यूपाई करते हैं और लैटिस जो है वो O2- का एब्सिसियल लैटिस फॉर्म होता है। ठीक है। स्पाइनल दो क्लासेस में आते हैं, नॉर्मल स्पाइनल एंड इनवर्स स्पाइनल। नॉर्मल स्पाइनल में +2 चार्ज जो है, +2 आयन जो है वो टेट्राहेड्रोइड में होता है और +3 आयन जो है वो ऑक्टाहेड्रोइड में होता है और लैटिस O-2 बनाता है। अच्छा, इनवर्स स्पाइनल में A+2 आयन जो है वो 1 ऑक्टाहेड्रोइड ऑक्यूपाई करता है और +3 आयन जो है वो एक टेट्राहेड्रल और एक ऑक्टाहेड्रोइड ऑक्यूपाई करता है। ऐसा हमें इस पैराग्राफ में, इस कॉम्प्रिहेंशन में मेंशन है। ठीक है। अच्छा, अब देखो MgAl2O4 एक नॉर्मल स्पाइनल है और Mg+2 एंड Al+3 आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, तो सही बात है। अच्छा, अगर रेडियस देखें तो रेडियस ऑफ Al+3 और Mg+2 दोनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक हैं। मैग्नीशियम के न्यूक्लियस में ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, दैट्स वाई साइज में मैग्नीशियम के न्यूक्लियस में कम पॉजिटिव चार्ज है, दैट्स वाई साइज में मैग्नीशियम बड़ा होगा और एल्यूमिनियम छोटा हो जाएगा। ठीक है। अब किसको कौन सा वर्ड ऑक्यूपाई करना चाहिए, तो ये एक नॉर्मल स्पाइनल है, सो +2 आयन विल बी प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रोइड
और प्लस 3 आयन विल बी प्रेजेंट इन ऑक्टाहेड्रल वर्ल्ड, ठीक है, प्लस 2 आयन इन टेट्राहेड्रल वर्ल्ड एंड प्लस 3 आयन इन ऑक्टाहेड्रल वर्ल्ड। अब देखो ये नॉर्मल ट्रेंड से थोड़ा डिफर कर रहा है। नॉर्मली जो बड़ा आयन होता है दैट इज प्रेजेंट इन ऑक्टाहेड्रल वर्ल्ड एंड छोटा आयन इन टेट्राहेड्रल वर्ल्ड, बट स्पाइनल्स में फिक्स है कि नॉर्मल स्पाइनल में प्लस 2 आयन विल बी प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल वर्ल्ड एंड प्लस 3 आयन विल बी प्रेजेंट इन ऑक्टाहेड्रल वर्ल्ड। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि Mg+2 बीइंग लार्जर इन साइज फिट्स इन ऑक्टाहेड्रल वर्ल्ड, ये जनरली होता है, पर स्पाइनल्स में ऐसा नहीं होता। Al+3 बीइंग लार्जर इन साइज फिट्स इन ऑक्टाहेड्रल वर्ल्ड, गलत बात है, Al+3 तो लार्जर है ही नहीं, Al+3 इज स्मॉलर इन साइज एंड फिट्स इन ऑक्टाहेड्रल वर्ल्ड, तो ये स्टार्टिंग का स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। Al+3 ऑक्यूपाई टेट्रा एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ल्ड इक्वली, नहीं बेटा, Al+3 केवल एक ही वर्ड ऑक्यूपाई कर रहा है, वो भी ऑक्टाहेड्रल वर्ल्ड, तो ये भी रॉन्ग हो गया। Mg+2 ऑक्यूपाई टेट्राहेड्रल वर्ल्ड इररेस्पेक्टिव ऑफ लार्जर साइज ऑफ Al+3, हाँ साइज में तो Al+3 बड़ा है, बट ऑक्टाहेड्रल वर्ल्ड में Al+3 होगा, साइज में साइज में Mg+2 बड़ा है, बट ऑक्टाहेड्रल वर्ल्ड में Al+3 होगा, और Mg+2 साइज में बड़ा होने के बाद भी टेट्राहेड्रल वर्ल्ड ऑक्यूपाई करता है, ऐसा स्पाइनल्स के स्ट्रक्चर में होता है। तो हम कॉम्प्रिहेंशन से कह सकते हैं कि Mg+2 विल ऑक्यूपाई टेट्राहेड्रल वर्ल्ड इररेस्पेक्टिव ऑफ लार्जर साइज देन Al+3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में ऐसा मेंशन है कि कुछ स्पाइनल्स में A+2 एंड B+3 आयंस का डिस्ट्रीब्यूशन मेंशन है कि ये कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है, A1 - x Bx और Ax/2 y By का होल ट्वाइस, ठीक है। अब देखें तो ये वाला हो गया, इनका समेशन 1 आ गया, तो इनका समेशन 2 आ जाना चाहिए। तो अगर हम इसको करें तो ये हो गया 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो x प्लस ये x/2 इंटू x/2 प्लस y इंटू 2 है, तो x प्लस 2y, इसका समेशन 2 हो जाना चाहिए। तो यहाँ से हम y इक्वल्स टू 1 - x/2 कह सकते हैं कि y की वैल्यू 1 - x/2 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दो गैसेस की डेंसिटी का कंपैरिजन दिया हुआ है कि डेंसिटी ऑफ A इज ट्वाइस द डेंसिटी ऑफ B, B की डेंसिटी का ट्वाइस है और टेम्परेचर सेम है। दूसरी चीज़, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस A, गैस B इज थ्राइस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस B इज थ्राइस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस A, ठीक है। अब देखिए हमें इनके प्रेशर्स का रेशियो पूछा है, तो डेंसिटी गैस स्टेट में हमें पता है कि डेंसिटी ऑफ गैस इक्वल्स टू PM/RT, तो डेंसिटीज का रेशियो डेंसिटी ऑफ A अपॉन डेंसिटी ऑफ B इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ A इंटू मोलर मास ऑफ A अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ B इंटू मोलर मास ऑफ B, ऐसा लिख सकते हैं। अब हमें प्रेशर का रेशियो चाहिए, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A टू पार्शियल प्रेशर ऑफ B इक्वल्स टू DA अपॉन DB इंटू MB अपॉन MA। तो D अपॉन DB डेंसिटी का रेशियो देखो, D अपॉन DB इक्वल्स टू 2 और MB अपॉन MA, यहाँ मोलर मास देखें, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B इज थ्राइस ऑफ दैट ऑफ A, तो MB अपॉन MA की वैल्यू हो गई 3, दैट इज 6। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज टू पार्शियल प्रेशर ऑफ B इक्वल्स टू 6, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 34 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में KCl इन NaCl टाइप फेस सेंटर्ड क्यूबिक, KCl का NaCl टाइप रिएक्टर्स है और सीजियम क्लोराइड का सीजियम क्लोराइड का रिएक्टर्स है, ठीक है। देखिए KCl का रिएक्टर्स कैसा है, तो इसका NaCl टाइप है। अच्छा, NaCl टाइप है और सीजियम क्लोराइड का रिएक्टर्स कैसा है, तो सीजियम क्लोराइड टाइप है। अच्छा, इसकी डेंसिटी KCl अगर सोडियम क्लोराइड टाइप है तो इसकी डेंसिटी हो जाएगी 4 इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ KCl अपॉन Na इंटू एज लेंथ ऑफ KCl का होल क्यूब। सीजियम क्लोराइड जो है उसका सीजियम क्लोराइड का एक स्ट्रक्चर है, तो सीजियम क्लोराइड
में देखेंगे कि क्लोराइड आयन एटम्स बनाता है और सीजियम प्लस जो है वो बॉडी सेंटर पे बैठा हुआ है या क्यूबिक वर्ड पे बैठा हुआ है। तो फॉर्मूला इसका वन फार्मूला यूनिट पर यूनिट से हो जाता है इनटू मोलर मास ऑफ सीजियम फ्लोराइड अपॉन Na इंटू ए ऑफ सीजियम फ्लोराइड का होल क्यूब। अब हमें इनकी डेंसिटी का रेशियो चाहिए। डेंसिटी ऑफ सीजियम फ्लोराइड, अच्छा इट इज़ कैलकुलेट द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सीजियम फ्लोराइड टू पोटेशियम क्लोराइड। हमें इनका डेंसिटी का रेशियो चाहिए। तो डेंसिटी ऑफ सीजियम फ्लोराइड इज टू डेंसिटी ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। इनकी डेंसिटी का रेशियो हो जाएगा तो इन दोनों को डिवाइड करें तो 4 इंटू मोलर मास ऑफ KCl अपॉन A ऑफ KCl का होल क्यूब इंटू मोलर मास ऑफ सीजियम फ्लोराइड और A ऊपर चला जाएगा A सीजियम फ्लोराइड का होल क्यूब। ऐसा ठीक है। अब देखिए ज़रा, मोलर मास ऑफ सीजियम फ्लोराइड इज, ओ सॉरी कुछ मिस्टेक है इसमें, उल्टा हो गया ये। सीजियम फ्लोराइड का मोलर मास ऊपर जाना चाहिए। मोलर मास ऑफ सीजियम फ्लोराइड अपॉन 4 टाइम्स मोलर मास ऑफ मोलर मास ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। अगर हम इनको डिवाइड करेंगे तो, और A ऑफ सीजियम फ्लोराइड का क्यूब, और ये आ गया A ऑफ पोटेशियम क्लोराइड का क्यूब। ठीक है। अब देखिए मोलर मास ऑफ सीजियम फ्लोराइड इज ट्वाइस द मोलर मास ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। तो दोनों के मोलर मास में देखें, मोलर मास ऑफ सीजियम फ्लोराइड जो है वो KCl का 2 गुना है, यानी इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड का मोलर मास। तो यहाँ से आ गया 2/4। एज लेंथ देखा जाए तो एज लेंथ ऑफ सीजियम फ्लोराइड इज, एज लेंथ ऑफ पोटेशियम क्लोराइड यूनिट सेल इज 2 टाइम्स ऑफ सीजियम फ्लोराइड। तो यानी A ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इज 2 टाइम्स ऑफ A ऑफ सीजियम फ्लोराइड, और दोनों का होल क्यूब रख दें तो A ऑफ सीजियम फ्लोराइड इसका होल क्यूब, यानी ये आ गया 2 का होल क्यूब, दैट इज़ 8 इंटू 2/4, 8 इंटू 2/4 दैट इज, कैंसिल कर दे तो यहाँ पे आ गया आंसर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में एक मोल्ड मोनोटॉमिक अडे गैस को A से B ले जाया जा रहा है। इस A पॉइंट से इस B पॉइंट ले जा रहे हैं थ्रू 2 डिफरेंट पाथ्स। एक को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है और दूसरे को सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किया है। अच्छा, वर्क डन WA इज अलॉन्ग द सॉलिड लाइन पाथ एंड WB इज वर्क डन अलॉन्ग द डॉटेड लाइन पाथ, और हमें इन दोनों वर्क डन का रेशियो निकालना है। ठीक है। तो देखो जो डॉटेड लाइन है उसका तो हम एरिया अंडर द कर्व सीधे निकाल सकते हैं। डॉटेड लाइन का एरिया अंडर द कर्व डायरेक्टली निकल सकता है, हाँ है ना। दिक्कत आएगी जब हम ये कर्व के अंदर का निकालेंगे। तो पहले तो हम इस A to B वाली जो सॉलिड लाइन है, इस सॉलिड लाइन में ये हम इक्वेशन निकालने की कोशिश करें। जब हम सॉलिड लाइन की इक्वेशन निकालेंगे तो पहले तो देखें क्या ये प्रोसेस आइसोथर्मल है, क्योंकि 2-3, एक तो आइसोथर्मल PV = NRT और दूसरा PV की पावर गामा। ये 2 इक्वेशंस हैं जो हमें जनरली, जिनकी हमें इक्वेशन पता होती है। ये 2 प्रोसेस हैं जिनकी हमें आसानी से इक्वेशन पता होती है। तो देखिए ज़रा कि क्या ये आइसोथर्मल है। तो आइसोथर्मल हुआ तो PV = NRT, यानी P1V1 = P2V2 होना चाहिए। तो इस पॉइंट पे देखिए, ये जो पॉइंट है इंटरमीडिएट पॉइंट, इसमें 32 × 1 हो रहा है और यहाँ पे 8 × 1 हो गया। तो यानी 32 × 1 इज़ नॉट इक्वल टू 8 × 1। तो यानी ये प्रोसेस सॉलिड लाइन इज़ नॉट इन आइसोथर्मल। ठीक है। अच्छा, गामा की वैल्यू कितनी है? तो गैस इज मोनोएटॉमिक, सो गामा इज इक्वल टू 5/3। तो अब इसका PV की पावर गामा निकाल देते हैं। तो PV की पावर गामा निकालिए पॉइंट A पे, एट पॉइंट A PV की पावर गामा। तो प्रेशर देखो ज़रा, पॉइंट A पे प्रेशर है 1024 और A की वैल्यू और वॉल्यूम है, पॉइंट A पे वॉल्यूम हो गया 1/8 एंड गामा की वैल्यू हो गई 5/3। ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे इसकी वैल्यू कितनी आ गई, तो 1024
इंटू, अच्छा 1/8 का क्यूब रूट इज 1/2 एंड 1/2 का फिफ्थ रूट का 5 टाइम इज 1/32। और ये आ गया 32 का स्क्वायर है ऊपर, तो ये 32 आ गया। पॉइंट बी पे देखें, पॉइंट बी, तो पॉइंट बी पे पी वी की पावर गामा जरा निकाल के देखें, तो पी वी की पावर गामा, तो पी की वैल्यू हो गई 180 और गामा इज वी इज़ 8 की पावर 5/3 दैट इज़ 32, यानी पी वी की पावर गामा इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे सेम आ रहा है। इंटरमीडिएट पॉइंट, इस पॉइंट को आई रख लेते हैं, इस पॉइंट पे देख लेते हैं। तो एट पॉइंट सी एट पॉइंट आई प्रेशर की वैल्यू है 32 और वॉल्यूम है 1 की पावर 5/3 दैट इज़ 32, तो यानी पी वी की पावर गामा इज कांस्टेंट। तो हम बोल सकते हैं कि ए से बी जो पाथ है, जो सॉलिड पाथ है, दैट इज़ अ रिवर्सिबल एडियाबेटिक पाथ। ठीक है, क्योंकि पी वी इक्वल टू गामा इज अ इक्वेशन ऑफ रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस होती है, ये इरिवर्सिबल की इक्वेशन नहीं होती है। नेक्स्ट, अब देखो अगर हमें वर्क निकालना हो तो दोनों पॉइंट पे, ए और बी पॉइंट पे प्रेशर पता है, तो वर्क का फॉर्मूला है P1 V1। एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क इज P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा -1, तो यहाँ से वर्क आ गया 180 लीटर एटीएम। अच्छा, डॉटेड लाइन पे अगर वर्क निकालना है तो वर्क डन इज एरिया अंडर द पीवी कर्व, तो यहाँ से देखेंगे पीवी कर्व का एरिया यहाँ से निकल जाएगा, ये एरिया प्लस ये एरिया। इस एरिया को निकालना हो तो ये वॉल्यूम में चेंज हो गया 1 - 1/8 यानी 7/8 लीटर, और ये जो लेंथ हो गई दैट इज़ 32, तो 7/8 इंटू 32, और इसका निकालना हो तो ये वॉल्यूम प्रेशर हो गया 1 और वॉल्यूम में चेंज हो गया 7, तो ये आ गया 35 एटीएम। ठीक है, दोनों एक्सपेंशन का वर्क है तो दोनों वर्क नेगेटिव होगा। अब अगर इनका रेशियो निकालें तो 180/35 दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 5.11, और इसको हम 5 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। एक यूनिट सेल में ए एक्स प्लस आयंस आर एट द कॉर्नर्स एंड बी वाई माइनस आयंस आर एट सेंटर ऑफ ईच फेस। जैसे एक यूनिट सेल सोचें, ये रेड वाला जो है वो कॉर्नर पे बैठा हुआ है, यानी कॉर्नर पे ए एक्स प्लस आयन है। ठीक है, और बी वाई माइनस आयन जो है वो एट सेंटर ऑफ ईच फेस, हर एक फेस के सेंटर पे बैठा हुआ है। अच्छा, अब हमें कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए प्लस एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए एंड बी में कंपेयर करना है। अब देखो ए का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए इज प्रेजेंट एट कॉर्नर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर आयनिक कंपाउंड में वो है कि उसको कितने ऑपोजिटली चार्ज आयंस उसको सराउंड कर रहे हैं। तो हम ऐसी सीट देख सकते हैं, ये वाली, ये जो प्लेन है, ये वाला ऊपर वाला प्लेन जो है, इसको हम एक्सटेंड करें तो ऐसा देख सकते हैं, और इधर भी एक्सटेंड करें तो ऐसा। ठीक है, एक इधर वाले पे भी होगा, एक इधर के फेस में भी, इधर का फेस सेंटर भी, इधर का फेस सेंटर भी। यहाँ क्या देख रहे हैं, एक रेड को, ये जो कॉर्नर वाला रेड है, ये रेड, इसको 1 2 3 4, ये चारों एक प्लेन में सराउंड कर रहे हैं, है ना। अब देखो यहाँ से टोटल इससे 3 परपेंडिकुलर प्लेन्स पास की जा सकती है। एक तो ये जो प्लेन दिखाई है, 2 इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, एक परपेंडिकुलर प्लेन को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक परपेंडिकुलर प्लेन ऐसे जाएगी और ये ऊपर तक आएगा। अब जैसे इसमें 2 आ गए, इसमें 4 एटम आ गए, वैसे इसमें भी 4 आएंगे,
और एक ऐसा हॉरिजॉन्टल, एक ऐसा ये वाली लाइन आगे जाएगी, वैसे इसमें भी 4 आ जाएंगे। तो टोटल देखेंगे कि टोटल यहाँ पे ए प्लस को सराउंड करने वाले, जो कॉर्नर पे ए प्लस है उसको सराउंड करने वाले नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे वो 12 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं जो बी वाई -1 है, बी वाई -1 जो है वो फेस के सेंटर पे बैठा हुआ है। अब जो एटम फेस के सेंटर पे है उसको कितने एटम सराउंड करेंगे, तो ये जो भी एटम फेस के सेंटर पे, जैसे ये वाला भी एग्जांपल ले गए, तो ये फेस के सेंटर पे है, तो इसको ये 4 एटम टच करेंगे, ये 4 आयंस टच करेंगे। तो जो फेस के सेंटर पे बैठा होगा उसको केवल 4 आयंस टच करेंगे, और केवल 4 अपॉजिटिव चार्ज आयंस टच करेंगे, तो जो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4 और डिफरेंस इज 8। ठीक है, अब बात हो रही है कि इफ ऑल द एटम्स अलोंग वन ऑफ द C4 एक्सिस आर रिमूव्ड देन द फॉर्मूला बिकम्स AQ एंड BR। अब देखो C4 एक्सिस क्या होगी, तो C4 एक्सिस इज C4 एक्सिस मतलब हम उस एक्सिस के अबाउट 90 डिग्री से रोटेट करेंगे तो सेम पिक्चर अपीयर हो जाना चाहिए। अब ऐसी जो एक्सिस होगी वो फेस के सेंटर से पास होगी, ऐसा है ना। और अगर ये फेस के सेंटर से पास होगा और हम यहाँ का एटम रिमूव कर दें, तो ये वगैरह रिमूव कर दिया और ये वगैरह रिमूव कर दिया, अब ये दोनों रिमूव कर दिए तो बचेगा क्या, तो बचेगा कॉर्नर से, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर है, और कॉर्नर से कंट्रीब्यूशन 1/8 का आएगा, तो ए का नंबर 1 हो जाएगा। बी का नंबर देखें तो टोटल देखेंगे, टोटल 6 फेसेस हैं, उनमें से 2 फेसेस से हमने एटम को रिमूव कर दिया, बाकी बचे 4 फेसेस। तो 4 फेसेस से, अच्छा एक फेस से 2 का कंट्रीब्यूशन, एक फेस से हाफ का कंट्रीब्यूशन आएगा, तो 4 फेस से नेट कंट्रीब्यूशन 2 आ जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा AB2 टाइप। ठीक है, तो Q = 1 एंड R = 2। सो हमें आंसर रखना है कि P × Q/R, सो P × Q/R इज 4। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि 1 ग्राम चारकोल एब्जॉर्ब्स कुछ एसिटिक एसिड और मोनोलेयर फॉर्म करता है, और मोलैरिटी ऑफ एसिटिक एसिड देखा जाता है कि वो 0.5 m से 0.49 m हो जाता है। तो हमें बताना है कि कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ द चारकोल एब्जॉर्ब बाय ईच मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड। एक एसिटिक एसिड कितना सरफेस एरिया एब्जॉर्ब किया हुआ है। ठीक है, अब देखो इनिशियली 100 ml है और 0.5 m है मोलैरिटी, तो इससे अगर इनिशियल एसिटिक एसिड के मोल्स निकाले जाएं तो 100 ml को देख सकते हैं कि 100 ml इज 0.1 लीटर, और 0.5 m एसिटिक एसिड है, यानी एसिटिक एसिड के इनिशियल मोल 0.05 हो गए। एब्जॉर्प्शन के बाद एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन बच रही है 0.49, कॉन्सेंट्रेशन इज 0.49। सो बोल सकते हैं कि इसके मिलीमोल्स जो बचे, वॉल्यूम ऑलमोस्ट कांस्टेंट माने तो इसके मोल्स जो बचे दैट इज 0.049 मोल। ठीक है, अब कितना एसिटिक एसिड कितना एब्जॉर्ब हुआ है, तो इनिशियली था 0.05 और बचा है 0.49, तो बोल सकते हैं कि 0.001 मोल एब्जॉर्ब हुआ। 0.001 मोल एब्जॉर्ब हुआ मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना तो हम Na से मल्टीप्लाई कर दें तो इट विल बी 6.023 × 10⁻20 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब 1 ग्राम चारकोल का सरफेस एरिया मेंशन है 3.01 × 10⁻2 मीटर स्क्वायर पर ग्राम। तो 1 ग्राम चारकोल का सरफेस एरिया इज 3.01 × 10⁻2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 1 ग्राम चारकोल का सरफेस एरिया। ठीक है, अब देखो इतने मॉलिक्यूल ने इतना सरफेस एरिया ऑक्यूपाई कर रखा है, तो एक मॉलिक्यूल ने कितना ऑक्यूपाई किया हो, तो ये निकालने के लिए 3.01 × 10⁻2 को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से हम डिवाइड कर दें, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू आ जा रही है 5 × 10⁻−19 m स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। एक नॉन स्टोइकोमेट्रिक ऑक्साइड है आयरन का जिसको हम वोजाइट कहते हैं, और इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला ऐसा है FeXO। एम्पिरिकल फॉर्मूला इज FeXO। ठीक है,
अच्छा, इसकी डेंसिटी प्रोवाइडेड है, इसकी डेंसिटी इज़ 5.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और इसका ए दिया हुआ है, इसका ए एजिलेंथ इज 431 पिकोमीटर और एफसीसी लैटिस है O-2 का। तो एफसीसी लैटिस अगर O-2 का है, O-2, सो कह सकते हैं नंबर ऑफ O-2 इन 1 यूनिट सेल cell is equal to 4. So number of Fe atoms and number of Fe ions equals to 4x। है ना, आई बात समझ में? तो then total number of Fen, total number of Fen, या अगर हम मास ऑफ यूनिट 1 यूनिट सेल दिखा गए, मास ऑफ 1 यूनिट सेल, ये हो जाएगा 4 × 16 प्लस 4x × 56। अब इसकी डेंसिटी मेंशन है कि इसकी डेंसिटी इज़ 5.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी निकालने के लिए हमें एक यूनिट सेल का जो मास है उसका यूज़ करना है, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये हमें डेंसिटी दे देगा। तो डेंसिटी इज़ 5.75 ग्राम और मास ऑफ यूनिट सेल इज़ इतना, जिसको हम 4 कॉमन दे गए तो 16 प्लस 56 × x हो गया अपॉन ए क्यूब। अब यहाँ पे ए पिकोमीटर में है और पिकोमीटर को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 4.31 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 0.95। मतलब फॉर ईच ओ एक Fe होना चाहिए था नॉर्मल आयरन ऑक्साइड में, बट यहाँ पर 0.95 Fe है पर ओ। दैट मीन्स 95% साइट्स जो हैं वही ऑक्यूपाई हो रही है Fe से, बाकी 5% साइट्स जो है वो वैकेंट है। हाँ ना, क्योंकि एक O-2 को बैलेंस करने के एक Fe+2 चाहिए नॉर्मल FeO में, जबकि यहाँ पे कुछ FeO जो कुछ Fe जो Fe+2 जो था वो Fe+3 में कन्वर्ट हो गया, जिसकी वजह से कुछ साइट वैकेंट हो जाएंगी, कुछ साइट वैकेंट हो जाएंगी। और Fe का नंबर 95% 0.95 है पर O। सो बोल सकते हैं कि 95% साइट्स ऑक्यूपाइड होंगी और 5% साइट्स वैकेंट होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। एक गैस का 1 मोल वाटर वाल गैस ये 727 डिग्री सेल्सियस पे है और 100 atm प्रेशर पे है, जिसका कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर 0.5 है। अच्छा, अगर हम गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम नेग्लिजिबल माने तो वाटर वाल कांस्टेंट ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब देखो, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड होता है PV/RT। अब गैस का प्रेशर अपने को मेंशन है, वॉल्यूम नहीं पता, R पता है, T पता है, यहाँ से गैस का वॉल्यूम बता सकते हैं। गैस का वॉल्यूम है 0.41 लीटर। ठीक है, अब गैस का वॉल्यूम मिल गया। अब वंडर वाल गैस है तो वंडर वाल इक्वेशन को ओबे करनी चाहिए, और वंडर वाल इक्वेशन है अपने पास P + A/VM² और VM - B = RT। यहाँ पे देखो, अब गैस का वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल, तो हम B को इग्नोर कर सकते हैं। सो ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाती है P + AV²/V। यहाँ से V से मल्टीप्लाई करें तो PV = RT - A/V, और यहाँ से A की वैल्यू निकालें तो A = A/V को इधर लेते जाए और PV को इधर लेते जाए तो A = RTV - PV², और इसमें हम R, T और V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो R इज़ 0.0821, टेम्परेचर 1000 केल्विन है, 727 डिग्री सेल्सियस यानी 1000 केल्विन, और वॉल्यूम जो है दैट इज़ 0.41 लीटर। सो ये वैल्यू इतनी हो जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट, अब PV² तो प्रेशर इज़ 100 atm, वॉल्यूम इज़ 0.41 लीटर। सो ये नेट A की वैल्यू हो जाएगी 16.81, दैट इज़ 17। ठीक है, बाकी सब कैलकुलेशन बच गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं।
थर्मोकेमिस्ट्री का सवाल है और ऐसा मेंशन है कि एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ पीपी बॉन्ड इन P4 सॉलिड, मतलब P4 सॉलिड में एक पीपी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए 53.2 किलो कैलोरी पर मोल। हाइड्रोजन की बॉन्ड डिस्टेंस एनर्जी 104.2 किलो कैलोरी पर मोल है। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ PS3 फ्रॉम P4 एंड हाइड्रोजन इज 5.5 किलो कैलोरी पर मोल और हमें पीएच बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी निकालनी है। ठीक है, अब देखो तो इसको यूज कर लेते हैं। P4 से 4P गैसेस बनाएंगे तो एक बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी लग रही है 53.2, तो P4 से जब 4P गैस बनाएंगे तो नेट एनर्जी लगेगी 53.2 इंटू 6। अच्छा, हाइड्रोजन से जब हम तोड़ रहे हैं H2 गैस से 2H बना रहे हैं तो एनर्जी लग रही है 104.2 किलो कैलोरी। ठीक है, अब PS3 का फॉर्मेशन लिखना है, तो PS3 का फॉर्मेशन लिखें तो रिएक्टेंट अपने मोस्ट स्टेबल रिएक्टेंट अपना एलोट्रॉपिक फॉर्म में होना चाहिए और फास्फोरस के केस में हम वाइट फास्फोरस P4 लेते हैं और हाइड्रोजन का तो H2 ही हो जाएगा। ठीक है, तो P4 प्लस H2 और बैलेंस करें तो 1/4 P4 प्लस 3/2 H2 से बन गया क्या PH3। अब देखो, अब ये जो रिएक्शन है, अगर हम इस रिएक्शन की इंथैल्पी लिखें तो हम इसको बॉन्ड एनर्जी के टर्म में लिख सकते हैं। तो रिएक्शन की इंथैल्पी को लिख सकते हैं बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में P4 है तो 1/4 P4 है, तो एक P4 को P4 गैसेस में कन्वर्ट करने में 53.2 इंटू 6 लग रहा है, तो एक को लग जाए 1/4 को लग जाएगा 1/4 इंटू 6 इंटू 53.2। हाइड्रोजन 3/2 है, हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी है 104.2, तो इसका हो जाएगा 104.2 इंटू 3/2 और पीएच बॉन्ड की एनर्जी को हमने मान लिया एप्सिलॉन पीएच, तो ये हो जाएगा। इसमें पीएच में देखेंगे फॉस्फीन में 3 P और H बॉन्ड है इक्वल्स टू 5.5 और इसको सॉल्व करें तो 76.866 दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 77 किलो कैलोरी पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 में डेल्टा H और डेल्टा E का मतलब है यहाँ डेल्टा U इंटरनल एनर्जी ऑफ ऑन ए मोलर एंड मैग्नीट्यूड बेसिस फॉर कंबशन ऑफ N ऑक्टेन। ऑक्टेन मतलब C8H18। अच्छा, N ऑक्टेन का कंबशन कर रहे हैं और हमें डेल्टा H और डेल्टा U में डिफरेंस चाहिए। तो ये केमिकल रिएक्शन है, तो पहले केमिकल रिएक्शन लिख लेते हैं। तो यहाँ बन जाएगा 8 CO2 गैसियस और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो वाटर लिक्विड में बनेगा, तो वाटर को लिक्विड में फॉर्म कर दिया। हाइड्रोजन 18 है तो इधर 9 हो गया। ऑक्सीजन बैलेंस करें तो 8 2 16 और 9 25 यानी 25/2। अब देखो डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT। किसी गैसेस रिएक्शन के लिए इतना लिखते हैं, तो डेल्टा H माइनस डेल्टा U इक्वल्स टू डेल्टा NgRT। अब डेल्टा Ng निकाल देते हैं। डेल्टा Ng को प्रोडक्ट में देखोगे गैस के 8 मोल्स हैं और रिएक्टेंट में 25/2 यानी 12.5 प्लस 1 13.5, तो डेल्टा Ng को देख सकते हैं 8 माइनस 13.5 8 माइनस 1 माइनस 25/2 भी देख सकते हो। ठीक है, और R की वैल्यू हम पुट कर दें 8.314 और टेम्परेचर है 298 केल्विन। तो यहाँ से डेल्टा H माइनस डेल्टा U आ जाएगा 8 माइनस 1 7, 8 माइनस 1 की वैल्यू हो गई कितनी 7 और 7 इंटू 2 14, तो माइनस 11/2 इंटू 8.314 इंटू 298, उसको 1000 से डिवाइड कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगी किलो जूल में और ये अप्रॉक्सीमेट आ जा रही है 11 किलो जूल पर मोल। और हमें मैग्नीट्यूड पूछा है तो केवल हम 11 मार्क कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है
दो फेजेस एक्स और वाई, दो सब्सटेंसेस दिए हुए हैं, आपस में एक इक्वेशन से रिलेटेड है और हमें इधर कुछ कॉलम 2 में दिए हुए प्रोसेस हमें इनसे मैच कराना है। पहले ये H2 से H, हाफ H2 से H निकाल गया है। तो देखोगे ये H2 जो है वो एलिमेंटल स्टेट है, मोस्ट स्टेबल एलिमेंटल स्टेट ऑफ हाइड्रोजन है। यानी इससे जब H2 बना रहे हैं, इससे जब हम H गैसेस बना रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये रिएक्शन इज इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H गैस, है ना। तो इसमें जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आ रही है, इस इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को लिख सकते हैं कि ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H गैस है। दूसरी चीज़, एक्स एंड वाई आर एलोट्रॉप नहीं, एक्स एंड वाई आर नॉट एलोट्रॉप। यहाँ हाइड्रोजन और H ये एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फॉर्म्स हैं। द इंथैल्पी, अच्छा एक्स एंड वाई आर टू डिफरेंट फेजेस नहीं, दोनों गैस फेज में है तो सेम फेज कहा जाएगा। दिस इंथैल्पी कैन बी यूज टू कैलकुलेट बॉन्ड एनर्जी इन एक्स। हाँ, अगर हम इसको बॉन्ड एनर्जी के टर्म लिखें तो डेल्टा एच रिएक्शन इज समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, तो हाफ डेल्टा बॉन्ड एनर्जी ऑफ एच बॉन्ड, और H में तो कोई बॉन्ड ही नहीं है तो -0 हो गया। तो हम इस रिएक्शन की इंथैल्पी का यूज़ बॉन्ड इंथैल्पी कैलकुलेट करने में कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रेफाइट टू डायमंड। अब देखो ग्रेफाइट टू डायमंड की जो इंथैल्पी चेंज है, इसको डेल्टा एच रिएक्शन लिखें। अब क्या ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाई है? हाँ, तो ये डायमंड बन रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं कि इट इज़ द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डायमंड, क्योंकि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जब डिफाइन करते हैं तो रिएक्टेंट होना चाहिए अपने मोस्ट स्टेबल स्टेट में। तो यहाँ कार्बन का मोस्ट स्टेबल स्टेट ग्रेफाइट है, तो ग्रेफाइट से जब डायमंड बना रहे हैं तो उसको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डायमंड कह सकते हैं। नेक्स्ट, एक्स एंड वाई आर एलोट्रॉप, ग्रेफाइट एंड डायमंड आर एलोट्रॉप, सही बात है, तो इसका क्यू ऑप्शन भी है। एक्स एंड वाई आर टू डिफरेंट फेजेस, हाँ, दो सॉलिड्स जो हैं वो ये जो दो सॉलिड्स हैं ग्रेफाइट एंड डायमंड, हम इनको कह सकते हैं कि ये दोनों डिफरेंट फेज में है। दो सॉलिड डिफरेंट फेज में होते हैं क्योंकि दो सॉलिड्स का जो मिक्सचर है वो आपस में होमोजेनियस ना होकर हेट्रोजीनियस है। अब देखो ये रोम्बिक टू गैसियस सल्फर, रोम्बिक टू गैसियस सल्फर है, तो इसमें इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को कह सकते हैं कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फर गैसियस है ये, है ना। अच्छा, इसका यूज़ हम बॉन्ड इंथैल्पी में भी कर सकते हैं। डेल्टा एच रिएक्शन इज समेशन ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ रोम्बिक -0। ये दोनों एलोट्रॉपिक फॉर्म्स नहीं हैं और ये दोनों रोम्बिक सॉलिड स्टेट में होगा और सल्फर जो बना है वो गैसेस से फेज में है, यानी ये दोनों डिफरेंट फेजेस में, तो इनको हम सेम फेज में भी नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट O3 एंड O2। O3 एंड O2 ये दोनों गैसेस हैं, तो गैसेस है तो ये सेम फेज में हो गया। ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 नहीं है, क्योंकि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 विल बी 0 और इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डिफाइन होता है मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉपिक फॉर्म से। अच्छा, इसका यूज़ अगर हम इसका डेल्टा एच रिएक्शन का यूज़ अगर हम बॉन्ड इंथैल्पी कैलकुलेट करने में करें तो ये आ जाएगा बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ 2/3 बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ OO बॉन्ड इन ओजोन, और एक ओजोन में दो बॉन्ड्स हैं तो इसका भी डबल हो जाएगा, तो 2 टाइम्स 2/3 × 2 डेल्टा बॉन्ड एनर्जी ऑफ OO इन ओजोन माइनस 2 टाइम्स द डेल्टा बॉन्ड एनर्जी ऑफ OO बॉन्ड इन O2। तो इससे हम बॉन्ड इंथैल्पी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि दो बॉन्ड इंथैल्पी जा रही हैं। ये दोनों एलोट्रॉप्स हैं एक दूसरे के, तो ये दोनों एलोट्रॉप्स हैं, साथ में दोनों गैसेस फेज में हैं, तो दोनों को कह सकते हैं कि ये दोनों सेम फेज में हैं, ये दोनों डिफरेंट फेज में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन नंबर 43 जो है वो काफ़ी थ्योरेटिकल, काफ़ी पूछा जाता है कई बार, सीधा क्वेश्चन देके पूछ लिया जाता है कि ये कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है या किस क्रिस्टल सिस्टम में ऐसा क्या
होता है, ये पूरा हमें ध्यान रखना है, ठीक है, इसको हमें एकदम ध्यान रखना है। तो देखिए पहला है सिंपल क्यूबिक एंड फेस सेंटर क्यूबिक। अब देखो सिंपल क्यूबिक एंड फेस सेंटर क्यूबिक में तो है तो दोनों क्यूबिक ही, तो क्यूबिक में पैरामीटर ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी और अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल टू गामा, और ये तीनों 90 के बराबर होंगे। तो ए वाले में सिंपल क्यूबिक फेस सेंटर्ड क्यूबिक, इसमें ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी और अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा तो होना ही चाहिए, क्योंकि फेस सेंटर्ड क्यूबिक इज अ टाइप ऑफ सिंपल क्यूबिक, ठीक है। तो क्यूबिक क्यूबिक सिस्टम में ये दोनों हैं, सिंपल क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक। सो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी एंड अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 होना चाहिए, तो पी ऑप्शन सही हो जाएगा। दे आर टू क्रिस्टल सिस्टम, नहीं, क्रिस्टल सिस्टम तो ये एक ही है। अच्छा नेक्स्ट ऑन दे हैव ओनली टू क्रिस्टोग्राफिक एंगल्स ऑफ 90 डिग्री, नहीं, इनका तीनों क्रिस्टोग्राफिक एंगल जो है वो 90 डिग्री के हैं और बिलोंग टू सेम क्रिस्टल सिस्टम, तो ये सही हो जाएगा। क्यूबिक एंड रोम्बोहेड्रल, तो बेटा क्यूबिक एंड रोम्बोहेड्रल ये दोनों डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम है। क्यूबिक में ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी और अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 होता है, जबकि रोम्बोहेड्रल में ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी तो होता है, बट अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा होने के बाद भी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा होने के बाद भी ये 90 के बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। तो क्यूबिक एंड रोम्बोहेड्रल में कह सकते हैं कि इसमें ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी तो होता है, बट अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा भी होता है, बट अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90, ठीक है। तो इसमें अच्छा दे आर टू क्रिस्टल सिस्टम, सही बात है, क्यूबिक एंड रोम्बोहेड्रल टू क्रिस्टल सिस्टम, और इनमें दो क्रिस्टोग्राफिक एंगल्स आर एट 90 डिग्री, नहीं, रोम्बोहेड्रल में तो कोई भी 90 नहीं है, क्यूबिक में 3 क्रिस्टोग्राफिक एक्सिस आर 90 डिग्री सिस्टम एट 90 डिग्री। अच्छा नेक्स्ट बिलोंग टू सेम क्रिस्टल सिस्टम, नहीं, ये दोनों दो क्रिस्टल सिस्टम्स हैं, क्यूबिक अलग है और रोम्बोहेड्रल अलग सिस्टम है। नेक्स्ट क्यूबिक एंड टेट्रागोनल, तो क्यूबिक एंड टेट्रागोनल में देखोगे कि टेट्रागोनल में ए टेट्रागोनल में ए इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी और अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। इसको हम सोच सकते हैं कि ये क्यूब को एक टेट्रागोनली, अगर हम एक क्यूब ले लें और क्यूब के एक एक्सिस से पकड़ के इधर से खींच दें तो ये टेट्रागोनल बन जाता है, ठीक है। अब इनमें देखेंगे कि इनमें जो सभी पैरामीटर्स है, तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी दोनों में तो अप्लीकेबल नहीं है, ये दो क्रिस्टल सिस्टम है, सही बात है, दीज आर टू क्रिस्टल सिस्टम, और दे हैव ओनली टू क्रिस्टोग्राफिक एंगल्स एट 90 डिग्री, ये भी रॉन्ग हो गया क्योंकि क्यूबिक में तो दोनों 90 है, ठीक है। बिलोंग टू सेम क्रिस्टल सिस्टम, तो ये भी नहीं, ये दोनों डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हेक्सागोनल एंड मोनोक्लिनिक, ठीक है। अब हेक्सागोनल में ए इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल टू सी होता है, और एंगल में देखें तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल्स टू 90 एंड गामा इज नॉट इक्वल टू 120, ऐसा होना चाहिए। तो हेक्सागोनल को हम बोल सकते हैं कि हेक्सागोनल में ऐसा दिख रहा है कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 और गामा शुड नॉट बी इक्वल टू 120। दूसरा क्रिस्टल सिस्टम है इसमें मोनोक्लिनिक में ए इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ए बी सी आपस में बराबर नहीं है, और अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री एंड अल्फा एंड गामा इक्वल टू 90 डिग्री एंड बीटा इज नाइदर इक्वल टू 120, नाइदर इक्वल टू 90 डिग्रीज, नाइदर इक्वल टू 60 डिग्रीज, ठीक है। तो मोनोक्लिनिक में देख सकते हैं कि दे हैव ओनली टू क्रिस्टोग्राफिक एंगल्स ऑफ 90 डिग्री, और ये दोनों भी डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम्स हैं, ठीक है। और ये सेम क्रिस्टल तो है नहीं, तो दोनों डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम होंगे, तो इसका QR हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 में
हमने AS2O3 को H2S के साथ ट्रीट किया और ये सॉइल बन गया, AS2S3 का सॉइल बन गया और H2O बन गया। अब इसको कैसे रिएक्शन बोल सकते हैं, नेम ऑफ द मेथड क्या बोल सकते हैं? तो देखें AS2O3 प्लस H2S में H2S भी टूट रहा है और AS2O3 भी टूट रहा है और दोनों कंबाइन होके AS2O3 भी टूट रहा है और AS2S3 और वाटर बन रहा है, तो हम इसको डबल डिकम्पोजिशन बोल सकते हैं। नेक्स्ट, गोल्ड का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्लोराइड गया, इसको फॉर्मल्डिहाइड प्लस वाटर के साथ ट्रीट किया तो फॉर्मिक एसिड एंड गोल्ड का सॉल्यूट बन गया। अब देखिए यहाँ पे गोल्ड +3 ऑक्सीजन स्टेट में था और 0 ऑक्सीजन स्टेट में चला गया, तो इस रिएक्शन को कह सकते हैं कि यहाँ पे +3 ऑक्सीजन स्टेट का गोल्ड 0 में जा रहा है, तो ये तो रिडक्शन की रिएक्शन हो गई, तो हम इसको बोल सकते हैं ये रिडक्शन की रिएक्शन है। नेक्स्ट सी ऑप्शन देखें तो फेरिक क्लोराइड को वाटर के साथ ट्रीट करें तो इसकी हाइड्रोसिस हो रही है, FeOH होल थ्राइस और HCl बन रहा है, इस रिएक्शन को तो हाइड्रोसिस की रिएक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, और फ्रेशली प्रिपेयर्ड PPT में थोड़ा सा FeCl3 ऐड कर रहे हैं तो और ये फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल्ट बन जा रहा है, तो ये तो प्रोसेस हो गया पेप्टाइजेशन का, जिसमें फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है वो जो क्लोराइड ऐड किया जा रहा है उसके आयंस को अपने सरफेस पर एब्जॉर्ब कर रहा है और इसके एब्जॉर्प्शन की वजह से जो PPT है वो PPT छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है और फेरिक हाइड्रोक्साइड Fe+3 को अपने सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से ये पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट पार्टिकल्स बन जाते हैं और इस प्रोसेस को बोल देते हैं पेप्टाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 में कॉलम 1 में कुछ प्रोसेस दिए हुए हैं और कॉलम 2 में एंट्रोपी चेंज दिया हुआ है और ΔG दिया हुआ है, हमें उसे मैच करना है। तो देखिए पहला है आइसोथर्मल एक्सपेंशन अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, तो कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट कर रहे हैं, मतलब प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। तो ये जो प्रोसेस है, ए प्रोसेस आइसोथर्मल एक्सपेंशन अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर, तो इसको बोल सकते हैं कांस्टेंट प्रेशर है तो ये इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन कहा जा सकता है। इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो गया आइडियल गैस का। अब इरिवर्सिबल एक्सपेंशन है तो ΔS यूनिवर्स, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में ΔS यूनिवर्स इज ग्रेटर देन 0। एक्सपेंशन है तो ΔS सिस्टम इज ग्रेटर देन 0 है ना, और प्रोसेस का ΔS यूनिवर्स इज ग्रेटर देन 0, सो ΔG सिस्टम विल बी लेस देन 0। क्योंकि प्रोसेस हो रहा है तो कोई भी प्रोसेस होता है तो उसमें सिस्टम की फ्री एनर्जी जो होती है वो डिक्रीज करती है और उसका यूनिवर्स की एंट्रोपी मैक्सिमाइज होती है। ठीक है, चलिए कुछ तो ए का हो जाएगा P, S और T। बी ऑप्शन देखते हैं, फ्री एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। तो देखो फ्री एक्सपेंशन हो रहा है वैक्यूम के अगेंस्ट, फ्री एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम है और आइसोथर्मल कंडीशन भी है, तो यहाँ लगा P एक्सटर्नल, यहाँ जो P एक्सटर्नल है डेट इज 0। अब अगर P एक्सटर्नल 0 है तो वर्क भी 0 आ गया और आइसोथर्मल है तो ΔT इज 0 और ΔT 0 हो गया तो ΔU भी 0 हो गया क्योंकि गैस आइडियल गैस है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ΔU इक्वल्स टू Q प्लस W और W की वैल्यू भी 0 है और ΔU की वैल्यू भी 0 है, सो यहाँ से कह सकते हैं यहाँ से Q की वैल्यू भी क्या हो गई, Q इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो Q भी 0 हो गया। अब हीट भी 0 है, अच्छा हीट 0 है तो ΔS सराउंडिंग 0 हो गया, ΔS सिस्टम ग्रेटर देन 0 हो जाएगा और ΔG सिस्टम लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस में ΔS यूनिवर्स तो सिस्टम का ग्रेटर देन 0 है, सराउंडिंग का लेस देन 0 है, सराउंडिंग का इक्वल टू 0 है, तो ΔS यूनिवर्स इज ग्रेटर देन 0। तो इस प्रोसेस में ΔS यूनिवर्स ग्रेटर देन 0 है, सिस्टम इज सराउंडिंग इज इक्वल टू 0 है, सिस्टम इज ग्रेटर देन 0 है, ΔG सिस्टम इज लेस देन 0। ठीक है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, सी ऑप्शन देखते हैं।
रिवर्सिबल एडियाबेटिक। अब प्रोसेस रिवर्सिबल है तो डी क्यू रिवर्सिबल इक्वल टू 0, तो डेल्टा सिस्टम इक्वल टू 0, और हीट एक्सचेंज 0 है तो डेल्टा सराउंडिंग भी 0 हो गया, और डेल्टा सराउंडिंग 0 है तो डेल्टा सी यूनिवर्स भी 0 हो गया। ठीक है। नेक्स्ट, फ्री एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम अंडर एडियाबेटिक कंडीशन। फ्री एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम है डी ऑप्शन, और एडियाबेटिक कंडीशन है, और गैस आइडियल गैस है। तो फिर से देखेंगे कि यहाँ पे पी एक्सटर्नल 0 है, वर्क की वैल्यू 0 आएगी, एडियाबेटिक कंडीशन तो क्यू की वैल्यू भी 0 आएगी, तो डेल्टा यू की वैल्यू भी कितनी आ गई, तो 0 आ गई। डेल्टा यू भी 0 है, क्यू भी 0 है, और डब्ल्यू भी 0 है। अब देखें यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, तो डेल्टा सराउंडिंग 0 हो जाएगा, डेल्टा सिस्टम ग्रेटर देन 0, डेल्टा सराउंड यूनिवर्स ग्रेटर देन 0, और डेल्टा जी सिस्टम इज लेस देन 0। ठीक है।